नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम आज चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अथवा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं अपना नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रतिकृतिकरण अथवा इसको हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं, डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने रेप्लिकेशन अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, चर्चा की है। हमारी जितनी भी जो लाइफ स्पान है वो इसी रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो डीएनए है हमारा, उस डीएनए की वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये प्रॉपर्टी है कि हमारा जो डीएनए है वह अपने जैसा और नया मॉलिक्यूल बना सकता है। ये हमारे डीएनए की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि डीएनए कैन मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। और ये ही हमारे जीवन का आधार होता है, यानी हमारा जो जीवन टिका हुआ है वो इसी रेप्लिकेशन प्रोसेस पे टिका हुआ है। जब भी हमारी सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहले हमारा डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए अपने जैसा मॉलिक्यूल बना लेता है। तो आज हम इसी रेप्लिकेशन के प्रारंभिक पार्ट पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम पूरा जो रेप्लिकेशन है वो 3 पार्ट में आपके समक्ष में लेके आऊंगा। इसमें हम केवल और केवल आउटलाइन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को। तो हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन की, डुप्लीकेशन की। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें हमारा जो डीएनए है वो अपने जैसा ही मॉलिक्यूल बना देता है, अपने जैसा ही मॉलिक्यूल बना देता है। आपको पता है हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्पाइरली कोइल्ड है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल में हमने हमारे पीछे के वीडियो में देखा था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल में डबल हेलिकल, स्पाइरली कोइल्ड और राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसमें सबसे पहले कोइलिंग खुलती है। कोइलिंग खुलने के बाद दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। जो स्पाइरली कोइलिंग है वो अनकोइलिंग होता है। देन दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद दोनों स्ट्रैंड पे साइमल्टेनियसली लगातार और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और नया मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये हमारा जो रेप्लिकेशन है उसकी एक आउटलाइन है कि अनवाइंडिंग, अनकोइलिंग होती है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड होता है और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे सेपरेशन होता है उसके साथ के साथ ही नया सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। कभी भी पूरा डीएनए मॉलिक्यूल खुलने का इंतजार नहीं किया जाता, इसके साथ के साथ साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम स्टेप वाइज चर्चा करें कि कौन कौन से स्टेप में रेप्लिकेशन होता है, तो दीज आर वेरियस स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। अलग अलग स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे ज्यादा इजी रहेगा कि किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीजन की एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में संपन्न होता है। एस फेज में संपन्न होता है सिंथेसिस फेज या एस फेज ऑफ इंटरफेज। और जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह को हम ओरिजिन कहते हैं, उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति से स्टार्ट होता है। और जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहां पे डीएनए स्ट्रैंड पे एक प्रेशर इंपोज होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए वहां एक कट फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है इंसिशन कहा जाता है। वहां पर एक कट फॉर्मेशन होता है ताकि उस अनवाइंडिंग का जो प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एक स्प्रिंग को अगर हम अनवाइंड करें तो वो एक लेवल तक तो अनवाइंड होगी, उसके बाद वो नहीं होगी। तो
उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वहां पे एक इंसिशन या कट फॉर्मेशन होता है, निक फॉर्मेशन होता है, और उसको प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है। हम सबको पता है कि हमारा जो डीएनए है वह सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से रेप्लिकेट करता है, अर्ध संरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी मेथड से रेप्लिकेशन करता है। तो सेमी कंजर्वेटिव होता है यानी नए बनने वाले मॉलिक्यूल में आधा नया होगा और आधा पुराना होगा। तो ये अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन जो है वो एक दिशा में भी मूव कर सकता है, यानी जहां पे उत्पत्ति हुई, जो कि हमने बात कही कि ओरिजिन से होता है, तो ओरिजिन से एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसे हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। और जहां पे उत्पत्ति हुई वहां से वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसे हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल। तो रेप्लिकेशन कैन बी आइदर यूनिडायरेक्शनल और कैन बी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो सकता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इट कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले इनिशिएशन, यानी हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद इलोंगेशन होता है। जब एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद वो चेन आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो इलोंगेशन होता है। और जब पूरा इलोंगेशन हो जाता है तो टर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ पे टर्मिनेशन की कोई विशेष मैकेनिज्म नहीं होती, लेकिन हम इसको स्टेप को रखते हैं कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो दीज आर स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। स्टार्ट विद ओरिजिन, ऑलवेज कंप्लीट इन एस फेज। स्टार्ट विद ओरिजिन, ऑलवेज स्टार्ट विद इंसिशन, निक फॉर्मेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है आइदर यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल, एक दिशीय अथवा द्विदिशीय, एक दिशीय अथवा द्विदिशीय रेप्लिकेशन होता है। और जो हमारा रेप्लिकेशन है वो पूरा 3 स्टेप में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। देन हमें, यानी जो हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, हमें क्या क्या आवश्यकताएं इसकी होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, हमारा रेप्लिकेशन जिस डीएनए स्ट्रैंड पे होता है उसे हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। जहां पर दोनों स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। 2 स्ट्रैंड है पैरेलल, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेट होके उनके साथ साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इन दोनों स्ट्रैंड को हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, यानी वह डीएनए जहां पे रेप्लिकेशन सिंथेसिस होगा डीएनए टेम्पलेट कहलाता। तो हमें एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के ट्राइफॉस्फेट्स चाहिएंगे। ट्राइफॉस्फेट्स ये सारे के सारे न्यूक्लियर पूल में, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो ये इनके ट्राइफॉस्फेट्स हमें चाहिएंगे। ट्राइफॉस्फेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फॉस्फेट जब भी रिलीज होता है, काम हमारा मोनोफॉस्फेट आता है, लेकिन कहाँ जब भी फॉस्फेट रिलीज होता है तो एनर्जी निकलती है। फॉस्फेट हटेगा, एनर्जी निकलेगी, तो ये एनर्जी हमारी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में काम आती है। तो ट्राइफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी रिक्वायर DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, ये हमें ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए। देन वी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स टू कंप्लीट आर रेप्लिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वह रिपेयरिंग और शॉर्ट सिंथेसिस में काम आता है। सेकंड की जो मैकेनिज्म है हमें पता नहीं है, बट थर्ड जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वह एक्चुअल रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है, एक्चुअल रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है। एमजी आयन हमें चाहिए पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आयनिक मीडियम के लिए हमें एमजी आयन, मैग्नीशियम आयन चाहिए। और इसके अलावा एक हमें आरएनए का स्मॉल सेगमेंट सबसे पहले सिंथेसिस होता है। इसकी चर्चा मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा कि आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए। तो हमें एक आरएनए प्राइमर चाहिए, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का छोटा सा टुकड़ा सबसे पहले बनता है।
और इस आरएनए के टुकड़े को बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अथवा प्राइमेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, प्राइमेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और लाइगेज, ये एंजाइम भी हमें चाहिए। प्रोसेस को पूरी कंप्लीट करने के लिए हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और लाइगेज एंजाइम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिएगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, सेपरेट होके फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। लेकिन क्या जब तक न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे क्या वो वापस नहीं जुड़ जाएंगे? जरूर जुड़ जाएंगे। तो इस जुड़ने को रोकने के लिए हमें एसएसबी प्रोटीन, यह एसएसबी प्रोटीन जो है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, वो किसी एक डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएगी और डीएनए को वापस जुड़ने से रोकती है। तो इसलिए ये हमें एसएसबी प्रोटीन की आवश्यकता हमें होगी, एसएसबी प्रोटीन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। अभी हमने जो चर्चा की आरएनए प्राइमर की, तो आरएनए प्राइमर जो है वो हमें एक स्मॉल सेगमेंट के रूप में सबसे पहले जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जितनी बार होगा उतनी बार एक आरएनए प्राइमर बनेगा। और आरएनए प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज अथवा प्राइमेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस होता है। अब क्यों आवश्यकता होती है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमें हर बार चाहिए जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए चाहिए, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा बनता है। इसके दो रीजन बताए गए हैं। नंबर 1, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह डायरेक्टली डीएनए स्ट्रैंड पे नए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं जोड़ सकता। यानी ये सिंगल स्ट्रैंड है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसके सामने पॉलीमरेज एंजाइम आके और यहां नहीं जोड़ सकता। उसको पहले 3 एंड पे OH ग्रुप चाहिए। इसलिए एक स्मॉल सेगमेंट आरएनए प्राइमर के द्वारा आरएनए प्राइमर के रूप में वहां पे सिंथेसाइज होता है, वहां जुड़ता है और उसके 3 एंड पे जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट होता है। सिंथेसिस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन यानी 5 से चलेंगे और 3 की ओर पहुंचेंगे। तो 5 to 3 डायरेक्शन में हमारा जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 होता है। इसके अलावा दूसरा जो रीजन बताया गया है वह यह है कि जब सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा विदाउट प्राइमर किया जाता है तो स्टार्टिंग में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स गलत जुड़ जाते हैं, जिसकी जहां आवश्यकता होती है वह नहीं जुड़ता और कुछ गलत जुड़ जाते हैं। गलत जुड़ने के कारण ये आरएनए प्राइमर यहां पे जोड़ा जाता है और ये स्मॉल सेगमेंट होता है। तो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। और आफ्टर सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण होने के पश्चात इस आरएनए प्राइमर को डिग्रेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। और जो गैप बनता है यानी जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड लंबा आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ था, वो जो गैप बनता है वह गैप इसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा फिल कर दिया जाता है। तो ये आरएनए प्राइमर की आवश्यकता इस कारण हमें होती है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा जो रेप्लिकेशन है उसका बेसिक एक आउटलाइन मैंने आपको बताई, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डायरेक्शन होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहे, सब्सक्राइब करते रहें और उसके बाद एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन हम यहाँ पर हमारी चर्चा करेंगे। तो ये आप बने रहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आप इसी तरीके से हमें सुनते रहिए और फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद।